I think we did the question number 29, Nihalika and Tanaya, right? Yesterday. Now we have to complete the question number 30. Question number 30. Question number 30. Okay. Question number 30. On 14th May 2012, Devidas said sold goods on credit and for the said amount, right, draws a bill on Kushal said for rupees 30,000 at 4 months. Acha. Devidas sold goods on credit and draws a bill for rupees 30,000 for 4 months. So can I say Devidas Didi is a seller, KS Kushal said is a buyer, the transaction is of 30,000 and is for the 4 months. 14th May 12. Barabar? And so Didi drawn the bill on Kushal. Devidas draws the bill on Kushal. 4 months का bill रहेगा. तो you should be in position to find out the due date. 14th May 12 plus 4 months. 14th September 12 plus 3 grace days. Always add 3 grace days because it is a time instrument and not demand instrument. बराबर? 17th September 12. So what is the due date of the bill? 17th September 2012 is the due date of the bill. आगे बिल 30,000 का है. आगे क्या हुआ उस बिल के साथ? यहाँ पे परचेस सेल के बारे में लिखा है तो आंसर विल स्टार्ट विद परचेस एंड सेल एंट्री. ठीक है, एंड देन ड्रॉवल एंट्री. Kushal said accepted it and returned it to Devidas on 17 June. 17 जून मतलब 14th मई से कितने मंथ्स बाद? 14th मई से एक मंथ आएगा 14th जून, मतलब एग्जैक्टली 1 मंथ. बिकॉज उन्होंने ना यहां से देखा होगा, इस तारीख को पकड़ के उन्होंने हमें डेट दी होगी. 17 to 17 1 मंथ होता है, लाइक दैट. ठीक है, सो 1 मंथ आफ्टर. ठीक है, 17 जून देवीदास डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक एट द रेट ऑफ 18%. ये बैंक के पास गया, बिल डिस्काउंट किया. कब डिस्काउंट किया? 17 जून. देवीदास ने बैंक को क्या बोला होगा कि ये बिल कुशल ने एक्सेप्ट किया है, कुशल आपको पे करेगा. कब पे करेगा? 17 सितंबर को. प्रेजेंट द बिल टू कुशल, ही विल पे यू. आज तारीख क्या है? 17 जून है. तो बैंक कब पेमेंट करने वाली है? आपको कब मिलने वाला है? 17 जून बैंक देगी. और बैंक को कब पैसे मिलने वाला है? 17 सितंबर. कितने मंथ्स के बाद? जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर. 3 मंथ्स. सो बैंक इज गिविंग यू क्रेडिट फॉर 3 मंथ्स. बैंक आपको कितने मंथ्स के लिए क्रेडिट दे रही है? 3 मंथ्स के लिए क्रेडिट दे रही है. एंड देयरफॉर बैंक विल लेवी डिस्काउंट फॉर 3 मंथ्स. समझ में आ रहा है? उन्होंने 17 क्यों दिया है? बिकॉज इट मेक्स कैलकुलेशन इजी. ठीक है, सो अब डिस्काउंट निकालते. डिस्काउंट इज इक्वल टू वर्किंग नोट में ना सब चीजें रेडी करके रखते जाओ. 30,000 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट है? 18% था ना? यस, 18%. कोई तो मुझे तब तक पिंग करो अमाउंट कितनी आ रही है फॉर 3 मंथ्स. बिल भले ही बिल इज फॉर द 4 मंथ्स, बट आर यू डिस्काउंटिंग फॉर 4 मंथ्स? नो सर, वी आर डिस्काउंटिंग फॉर 3 मंथ्स. समझ में आ रहा है? तो 3 मंथ्स के चार्जेस लगेंगे 1350. ओके, आर यू श्योर? 1350. ओके, सो एक बार मैं कंफर्म करता हूँ. दिस इज 4, मतलब मेरा कंफर्म हो जाएगा, नथिंग एल्स.
divided by 4. 4 ones are yes, 1 carried, 4 threes are 2 carried, 5 0. So what is the discount amount? perfect है वो 1350. So 30,000 में से try to understand, बैंक will deduct 1350 और आपके अकाउंट में कितना डाल देगी, राइट? 1350 माइनस होगा तो 28,650. 28,650 आपके अकाउंट में आ जाएगा, बैंक में आ जाएगा. बाद में आप उसको चेक के थ्रू विड्रॉ कर सकते हो, राइट? एटीएम के थ्रू विड्रॉ कर सकते हो. तो आप बैंक में जाओगे, बैंक को बिल सेल करोगे. बैंक कितने मंथ्स के बाद बिल सेल करो? बिल 4 मंथ का, 1 मंथ के बाद सेल करो. मतलब कितने मंथ पहले सेल हो रहा है बिल? 3 मंथ्स पहले. कितने मंथ्स पहले? उसकी ड्यू डेट कितने मंथ के बाद है? 3 मंथ्स के बाद. तो बैंक विल लेवी यू चार्जेस फॉर द 3 मंथ्स. आगे नेक्स्ट, ये आपका लॉस होगा. डिस्काउंटिंग करोगे ना तो आपको आपका लॉस होगा 1350 का इन दिस एग्जांपल. आगे अब हमने बैंक को क्या बोला होगा? कुशल आपको पे करेगा कब? 17 सितंबर को. अगर कुशल पे नहीं करता तो आप हमारे अकाउंट से डिडक्ट करो, ठीक है? On 17 June 2012, Devida discounted the bill, etc. On the due date, Kushal dishonored his acceptance and paid the noting charges 250. ध्यान देना, कुशल ने ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर. नोटिंग चार्जेस किसने पेड किए होंगे? बैंक ने पेड किए होंगे. हु इज द ओनर? बैंक. सो यहाँ पे आएगा, राइट? यहाँ पे होना चाहिए बैंक पेड द नोटिंग चार्जेस, ठीक है? वो वर्ड मिस हुआ होगा टाइपिंग में. बैंक पेड द नोटिंग चार्जेस ₹250. तो अब हमें कुशल से, डीडी को कुशल से कितना लेना है? जब बिल डिसऑनर होगा तो क्या लेना पड़ेगा? बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस. सो बिल अमाउंट, ओरिजिनल बिल कितने का था? 30,000 एंड नोटिंग चार्जेस 250. व्हाई? बिकॉज बैंक देवीदास से रिकवर करेगा. बैंक देवीदास से रिकवर करेगा बिल अमाउंट 30,000 प्लस नोटिंग चार्जेस 250. वही अमाउंट देवीदास कुशल से रिकवर करेगा, ठीक है? आगे देन कुशल सेट रिक्वेस्टेड देवीदास टू रिन्यू द बिल. अच्छा, रिन्यूअल का है. सो 30,000 का बिल था, 250 रुपीज क्या है आपके? नोटिंग चार्जेस. अब मैं कैसे लिखता हूँ ध्यान देना, मैं हमेशा की तरह अपनाऊ टेबल टाइप. 30,000 बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस 250. 250 नोटिंग चार्जेस प्लस इंटरेस्ट भी रहेगा. ऑब्वियसली जब भी रिन्यूअल रहेगा ना तो इंटरेस्ट के सिवा रिन्यू हो ही नहीं सकता. रिन्यूअल का मतलब ही मुझे एक्सटेंड करवा के दो टाइम, एंड फिर इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा. आगे क्या लिखा है, क्या टर्म से रिन्यूअल के देखो, राइट? रिक्वेस्ट देवीदास टू रिन्यू इट. ही एग्रीड ऑन ए कंडीशन दैट कुशल पेज interest on the balance due at the rate of 18% per annum plus noting charges by check and should accept a new bill for the balance at 2 months. अच्छा, कुशल ने बिल रिन्यू किया है. कैश में कितना ले रहा है देखते हैं. कैश है, चेक, जो भी चलेगा. बिल में कितना आएगा देखते हैं अब. हाँ, क्या लिखा है उन्होंने, राइट? उन्होंने लिखा है द कुशल रिक्वेस्टेड देवीदास टू रिन्यू द बिल. यहाँ पे पढ़ो, राइट? रिन्यू द बिल. It agreed on a condition that Kushal said pays interest on the balance at the rate of 18% per annum plus noting charges by check. Interest and noting charges check से आने वाले, right? And should accept a new bill for the 2 months. So मुझे बोलो कैश में क्या आने वाला है? बिल में से कुछ आने वाला है कैश में? कैश या चेक से कुछ नहीं. मतलब पूरा का पूरा 30,000 किस में? बिल. सो इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे लगता है? इंटरेस्ट 30,000 पे लगेगा एट द रेट ऑफ कितना परसेंट है? 18% ना. इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% फॉर 2 months. Why 2 months? Because 2 months का बिल एक्सटेंड हो रहा है. So that will be, this is 6, this will be 3. 900 रुपीज का इंटरेस्ट लगेगा. सो नोटिंग चार्जेस कैश या चेक से आने वाले हैं. इंटरेस्ट किस में आने वाला है? कैश या चेक से. एंड 30,000 का बिल बनेगा, ठीक है? जैसे क्वेश्चन में लिखा है वैसे. आगे उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है कुशल रिक्वेस्ट टू रिन्यू इट. ही एग्रीड ऑन ए कंडीशन दैट कुशल सेट पेज इंटरेस्ट ऑन द बैलेंस. बैलेंस 30,000 है, राइट? एट द रेट ऑफ 18% per annum
एंड नोटिंग चार्जेस बाय चेक। इंटरेस्ट एंड नोटिंग चार्जेस चेक से आएंगे और बाकी सब अमाउंट कहां से आएगी आपको, राइट, बिल के थ्रू आएगी। हाँ, 30,000 में से सपोज उसने 1/3 10,000 पे किया होता तो इंटरेस्ट फिर 20,000 पे लगता। समझ में आ रहा है? अगर 2/3 पे किया होता तो मतलब 20 पेड किया होता तो 10,000 पे इंटरेस्ट लगता एंड 10,000 बिल में आता। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ठीक से पढ़ना होता है। These arrangements were carried through before the due date. कुशल was declared insolvent. नया बिल बन गया और उसके ड्यू डेट के पहले ही क्या हो गया, राइट, ड्रॉवी बिकेम इंसॉल्वेंट। तो हमें पहले डिसऑनर की एंट्री डालनी पड़ेगी। आगे, on 15 December 2012, Devidas said recovered 40% amount of the amount due from the private estate as final settlement or final dividend. Give the entries. अच्छा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। Let's start. In the books of Devidas, in the books of Kushal, ठीक है। In the books of Devidas, फर्स्ट, ठीक है, परचेस सेल की एंट्री हुई है, यस, लिखा है क्वेश्चन में ना, देखो ना, देवीदास सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। चलो, कब हुआ? 14 मई को। तो अगर डेट पता है तो डेट के हिसाब से लिख लेंगे। देवीदास ने कुशल को सेल किए, कुशल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, 30,000 का सेल हुआ। कुशल के बुक्स में यही एंट्री क्या आएगी? परचेस की एंट्री आएगी। परचेसेस हमेशा डेबिट होता है, एक्सपेंस है ना, परचेसेस अकाउंट डेबिट। एंड देवीदास हो गया आपका क्रेडिटर, इसलिए आप उसको क्रेडिट करोगे 30,000 के लिए। बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स परचेस्ड, ठीक है। आगे, उसी दिन आपने बिल ड्रॉ किया, उसी दिन बिल ड्रॉ हो गया। चलो, बिल आ जाएगा ना, बिल्स रिसीवेबल, कैश आती तो कैश कम्स इन डेबिट, चेक आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट, बिल आ जाएगा तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। एसेट है, bills receivable is an asset which can be used to repay someone, which can be discounted, which can be like ये दोनों ऑप्शन, और या अगर आप रिटर्न कर देते हो which can be converted into cash on a due date। 30,000 to कुशल 30, क्लियर है? सो कुशल का अकाउंट क्लोज हो गया, डेटर का अकाउंट क्लोज हो गया और कौन सा अकाउंट बन गया? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट आ गया, ठीक है। सो हमेशा याद रखना, ट्रायल बैलेंस में बिल्स रिसीवेबल है ना तो डेटर्स का ही पार्ट होता है। वो डेटर जिन्होंने आपको बिल्स दिए ना वो बिल्स रिसीवेबल रहते हैं। बिल्स रिसीवेबल आर डेटर्स ओनली, बट उन्होंने एक्सेप्टेंस दिया होता है, इसलिए डेटर्स कम होके बिल्स रिसीवेबल इंक्रीज हुए होते हैं। आगे, नेक्स्ट, हमने देवीदास को एक्सेप्टेंस दिया, देवीदास अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। इसका ही मतलब क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे और बिल्स पेएबल इंक्रीज होंगे। क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे एंड बिल्स पेएबल इंक्रीज हो जाएंगे। बिल्स पेएबल आर दोस क्रेडिटर्स टू हुम वी हैव गिवन आवर एक्सेप्टेंस। वो क्रेडिटर्स का ही पार्ट होते हैं, बट क्या होता है, वो क्रेडिटर्स कन्वर्ट हो जाते हैं बिल्स पेएबल में, ठीक है। आगे, नंबर, राइट, सेकंड एंट्री हो गई। उसके बाद एक मंथ के बाद 17 जून को हम बैंक में गए और बैंक को बोला ये बिल डिस्काउंट करना है, तो बैंक हमारे अकाउंट में पैसा डालेगी, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक उसके लिए हमें चार्जेस लगेगी जिसको बोला जाता है डिस्काउंट अकाउंट। लॉसेस आर डेबिटेड टू, और हम बैंक को बिल दे के आएंगे, बिल्स रिसीवेबल गोज आउट। कितना है? 30,000 का बिल बाहर गया, बैंक ने हमारे लिए जब बिल डिस्काउंट किया तो 1350 डिस्काउंट चार्जेस लगाए फॉर 3 मंथ्स, 30,000 पे 3 मंथ्स एट ए गिवन रेट। तो हमारे अकाउंट में 28,650 डिपॉजिट हो गए। हमारे अकाउंट में कितने डिपॉजिट हो गए? 28,650 डिपॉजिट हो गए। इसमें हमारा लॉस हो जाएगा 1350। क्यों? बिकॉज हमें जो 3 मंथ के बाद पैसे मिलने वाले थे वो हमें आज ही मिल रहे। इट इज लाइक ए कैश डिस्काउंट।
जल्दी पैसे मिलेगा तो आपको कुछ लॉस करना पड़ेगा, ठीक है, वही है। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, ड्रॉवी को डिस्काउंटिंग की एंट्री डालनी होती है क्या? नहीं, क्यों? उसका काम गुड्स परचेस करना, बिल एक्सेप्ट करके बैठना डायरेक्टली टू डेट पे, या तो ऑनर या तो डिसऑनर, वो डिस्काउंटिंग की एंट्री नहीं डालेगा। दैट इज ट्रांजैक्शन बिटवीन ड्रॉवर एंड हिज बैंक, ड्रॉवी को कोई लेना देना नहीं है। ड्यू डेट क्या लिखा है? आगे लिखा है, राइट, ऑन ड्यू डेट बिल डिसऑनर हो गया, ऑन ड्यू डेट। बिफोर ड्यू डेट लिखा होता तो मैं 3 days विदाउट एडिंग लेता, नॉमिनल ड्यू डेट लेता फॉर द एंट्री पर्पस, बट यहाँ पे लिखा है ऑन ड्यू डेट। तो ड्यू डेट क्या थी हमारी? 17 सितंबर थी ना, तो 17 सितंबर को जो आपने बिल डिस्काउंट किया था बैंक के साथ, वो डिसऑनर हो गया। 17 सितंबर डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो गया। चलो क्या एंट्री आएगी? देखो, देवीदास किससे रिकवर करेगा? कुशल से, और उसको किसको पे करना होगा? बैंक को। तो क्या एंट्री आएगी? कुशल टू बैंक, कुशल अकाउंट डेबिट, बिल अमाउंट 30,000, कुशल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 30,000, being right, discounted bill dishonored for renewal, डिस्काउंटेड फॉर रिन्यूअल लिखने का, जब रिन्यूअल हो रहा है। नोटिंग चार्जेस भी बैंक ने पेड किए होंगे, सेम एंट्री। कुशल से रिकवर करने, कुशल को थप्पड़ मारे, मैंने बोला 3 थप्पड़ मारने, रिन्यू करना तो 3 थप्पड़ मारने हमेशा, ठीक है। आगे सो सर डिस्काउंट 1200 है, अरे श्योर, कैसे मैडम, क्यों 1200 है? एनीवन, लेट मी चेक, किसने लिखा है डिस्काउंट इज 1200? सो हम व्हाई इट इज 1200? एनीवन? देखो ना, यहां पे देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। लेट मी चेक। सो क्या होता है, डिस्काउंट कौन से अमाउंट पे निकाला जाता है? बिल अमाउंट पे निकाला जाता है। बिल अमाउंट मेरी 30,000 की थी, 18% के हिसाब से डिस्काउंट हुआ, और 3 मंथ्स के लिए चार्जेस लगेंगे, सो दिस विल बी 4, बराबर है 4। अच्छा गलत आ रहा है क्या? 1 2 3 4 3 54 00 डिवाइडेड बाय 4, नहीं रे, इट्स नॉट 1220, इट इज बराबर है 1350 है, कैलकुलेशन एरर रहेगी, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। सो क्लियर है यहां तक? सो अब हमें नोटिंग चार्जेस लगाने, के अकाउंट डेबिट टू बैंक, नोटिंग चार्जेस उन्होंने लिखे हैं 250, रिन्यूअल के 4 एंट्री आते हैं ओवरऑल, 30,000 रिसीवेबल दिखाया, 250 रिसीवेबल दिखाया, इंटरेस्ट भी रिसीवेबल दिखाना है, 2 बिल्स रिसीवेबल, सॉरी 2 इंटरेस्ट। नाउ इंटरेस्ट आया था 900, ठीक है। देन टोटल कितना रिसीव करना है हमें उससे? 30 प्लस 250 प्लस 900, टोटल आ रहा है 31,050, 31,050 रिकवर करना है। उसने हमें चेक दे दिया बैंक अकाउंट, चेक में उसने हमें क्या दे दिया? देखो चेक में हमें क्या दिया, यहाँ पे डायग्राम निकाली थी, देखो 250 एंड 900 उसने हमें चेक में दिया, इंटरेस्ट एंड नोटिंग चार्जेस चेक में दिया 1150 चेक में आ गया, बराबर 1150 चेक में आ गया, बाकी का नया बिल आ गया, वो 30,000 का रहेगा, नया बिल 30,000 का रहेगा। 2 कुशल 31,150, 31,150 का नया बिल बन गया, ठीक है। सॉरी 31,150 लेना था, उसमें से चेक के थ्रू आ गया 1,150 एंड नया बिल बन गया 30,000 का। आगे इसकी ड्यू डेट क्या आने वाली है? ये कितने मंथ्स का बिल था? देखो ना, ये कितने मंथ्स का बिल था? 2 मंथ्स का बिल था, 2 मंथ्स का बिल था ना। कितने मंथ्स के लिए रिन्यू किया? इधर देखो कितने मंथ्स के लिए रिन्यू किया, लिखा है उन्होंने रिन्यूड फॉर 2 मंथ्स लिखा है,
बराबर ना। सो इसकी ड्यू डेट क्या आने वाली, कब रिन्यू हो गया, 17 जुलाई को रिन्यू हो गया ना, तो उस वहां से 2 मंथ ढूंढने, 17 जुलाई नहीं, 17 सितंबर को रिन्यू हो गया, 17 सितंबर ड्यू डेट थी, बराबर ना। 17 सितंबर को रिन्यू हो गया, 17 सितंबर से 2 मंथ ढूंढने, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, 17 नवंबर आएगा आपका नॉमिनल ड्यू डेट, प्लस 3 डेज 20 नवंबर आपकी लीगल ड्यू डेट आएगी। पहले हम इसके बुक्स में एंट्री पास करते हैं रिन्यूअल के, किसके, ड्रॉबी के बुक्स में हम कंप्लीट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जब बिल्स पेएबल डिसऑनर होता है तो यही एंट्री क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, एक्सेप्टेंस की एंट्री रिवर्स हो जाएगी। ऑन ए ड्यू डेट 17 सितंबर को बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 30,000 टू ऑनर होता है तो टू कैश, डिसऑनर होता है तो टू ड्रॉवर, दैट इज राइट देवीदास। फिर से देवीदास क्रिएटर हो गया। देखो फर्स्ट एंट्री में देवीदास क्रेडिटर हुआ था, सबसे पहले वाले एंट्री में, फिर देवीदास क्रेडिटर नहीं रहा बिकॉज हमने बिल एक्सेप्ट किया, बट बिल डिसऑनर होने पे फिर से देवीदास क्या हो गया, हमारा क्रेडिटर हो गया, बिकॉज हमने पेड नहीं किया ना। हमने उसको बोला था कि बिल के अगेंस्ट पे करेंगे, तो हमारा क्रेडिटर नहीं है, बट अगर हम पे नहीं करते तो फिर से हमें उसको पे ही करना पड़ेगा ना, तो वो बिल्स कैंसिल होके क्रेडिटर फिर से बन गए। देवीदास को क्या कहा, हमें 30,000 ही पे करने, हमें नोटिंग चार्जेस भी पे करने, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 250 टू देवीदास 250। हमें इंटरेस्ट भी पे करना है, इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस रहता है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 900 टू देवीदास 900। टोटल कितना क्रेडिट किया है आपने, देखो 30,000 बिल के लिए, 250 नोटिंग चार्जेस के लिए एंड 900 इंटरेस्ट के लिए। टोटल कितना पे करना है, कितने का क्रेडिटर कर दिया उसको, 31,150 के लिए। अब पे करेंगे, देवीदास रिन्यू कर रहे हो ना, सेटलमेंट की एंट्री आएगी, देवीदास अकाउंट डेबिट 31,150 टू चेक दे रहे हो टू बैंक, चेक में आप नोटिंग चार्जेस एंड इंटरेस्ट देने वाले हो विच इज 1150 and you are going to accept a new bill, two bills payable which is 30,000, which is 30,000। नेक्स्ट देखते हैं, नया बिल 30,000 का आ गया, पहला बिल भी 30 का था, नया बिल भी 30 का ही इन दिस एग्जांपल। बिफोर ड्यू डेट ऑफ द न्यू बिल कुशल डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द न्यू बिल, नया बिल की हमने ड्रॉवल डेट क्या ली है, कौन से तारीख पे वो ड्रॉ हुआ है, 17 सितंबर को। यहां से 2 मंथ्स आ रहे थे आपके, लीगल ड्यू डेट आ रही थी 20th नवंबर आ रही थी, क्या डेट आ रही थी, 20th नवंबर आ रही थी, बराबर ना। अब ध्यान देना, 20th नवंबर वाज योर लीगल ड्यू डेट ऑफ द न्यू बिल। उसके पहले, अब आई डोंट नो ना कौन सी एग्जैक्ट डेट है, तो मैं नॉमिनल ड्यू डेट ले लूंगा, दैट इज 17th नवंबर ले लूंगा। 17th नवंबर को नया बिल भी डिसऑनर हो गया। जब भी इंसॉल्वेंट होगा तो डिसऑनर करो, डिसऑनर करोगे तो क्या करेगा ये, देवीदास क्या करेगा, देवीदास किसको डेबिट करेगा, देवीदास उसको डेबिट करेगा जिसने देवीदास को बिल दिया था। नया बिल किसने दिया था, कुशल ने, तो कुशल को डेबिट करेगा, कुशल अकाउंट डेबिट टू। आप क्रेडिट किसको करते हो डिसऑनर पे, जिसको आपने बिल दिया होता है। अगर आपने डिस्काउंट किया होता है टू बैंक, इंडोर्स किया होगा टू इंडोर्स सी, मतलब आपका क्रेडिटर। अगर आपके पास कलेक्शन के लिए आपने भेजा होगा टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। अगर बिल आपके पास ही है, देखो बिल आपके पास ही था, इसके उसके बाद आपने कोई एंट्री नहीं डाली थी, मतलब बिल आपके पास ही था, तो टू बिल से सेवन। ठीक है। सो 17th नवंबर को बिल डिसऑनर हो गया बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी। नरेशन रहेगा बीइंग लाइक कुशल्स एक्सेप्टेंस डिसऑनर्ड बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी। फिर हमें पैसे कब मिले, पैसे मिलने का थोड़ा टाइम लगेगा। 15th दिसंबर को क्या हुआ है, राइट, वी कुड रिकवर ओनली 40%। सो 15 सितंबर को जितना पैसा मिला, 15 दिसंबर सॉरी, जितना मिला उतना ले लेंगे। नवंबर में इंस्टॉलमेंट हो गया,
15 दिसंबर को पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट या कैश, जो भी लिखना है लिखो, बाकी बैड डेट्स रहेगा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। 2 कुशल, 30,000 में से कोई मुझे बोलेगा 40% कितना आता है, 30,000 का 40% कितना आता है, इज इट 40% कैश में आ गया, मतलब 60% बैड डेट्स हो गया, 12,000, 12,000 बैड डेट्स हो गया, एंड 18,000 का, सॉरी 12,000 कैश आ गई एंड 18,000 का क्या हो गया, बैड डेट्स हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। यस परफेक्ट, देन क्लियर है, आगे करते हैं। इसके बुक्स में, ड्रॉवी के बुक्स में इंसॉल्वेंसी होगा तो पहले डिसऑनर की एंट्री आएगी, और बिल डिसऑनर होता है तो अभी आपको पता भी होना चाहिए, इसके बुक्स में एंट्रीज बहुत क्लियर होती है। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, 2 पेमेंट होता है तो कैश, अदरवाइज ड्रॉवर, हु इज द ड्रॉवर, देवीदास, द न्यू बिल अमाउंट 30,000, 30,000, मतलब देखो ये वाली एंट्री यहाँ पे रिवर्स हो गई, समझ में आ रहा है, एक्सेप्टेंस की एंट्री रिवर्स हो गई टू द स्टैंड ऑफ बिल 30,000 के आगे। फिर 15 दिसंबर को पेमेंट हो गया, देवीदास अकाउंट डेबिट, जितना पे करोगे उतना पे करो, 30,000 पे करना था टू कैश, हम 40% ही पे कर पाए, मतलब 12,000, 18,000 पे नहीं कर पाए, दैट इज डेफिशिएंसी, टू डेफिशिएंसी, 18,000। ठीक है, सो आई विल प्रिपेयर द लेजर, लेजर की प्रैक्टिस करो, इतनी अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए ना, टेंशन ना रहे। और मैंने समझा है भी, लेजर के लिए आपको एंट्रीज देखने की जरूरत नहीं है, दिस इज इन द बुक्स ऑफ in the books of drawer, that is देवीदास कुशल अकाउंट, कुशल डिसाइड करो ये डेटर है, ठीक है, यहाँ पे भी मैं कॉपी पेस्ट करके रखता हूँ फॉर्मेट, फिर नाम चेंज कर दूंगा। ठीक है, देखते हैं, इन द बुक्स ऑफ डी, राइट, यहाँ पे आ जाएगा इन द बुक्स ऑफ कुशल, ड्रॉवी के बुक्स में ड्रॉवर का अकाउंट, दैट इज देवीदास का अकाउंट। ठीक है, देवीदास कौन रहेगा, देवीदास आपका क्रेडिटर है। देखते हैं, डेटर का अकाउंट है तो डेबिट से स्टार्ट होगा, मैं अभी डेट भी लिखूंगा, जानबूझ के डेट लिखूंगा समझने के लिए। अगर आपने डेटर तो डेबिट से स्टार्ट होगा, या तो पहले से डेटर रहेगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो आपका पहले से डेटर हो सकता है, या आपने उसको अब भी सेल किया होगा, टू सेल्स। सर पहले से डेटर नहीं है, क्वेश्चन में परचेस सेल के बारे में लिखा है, तो माय लेजर विल स्टार्ट विथ टू सेल्स, कुशल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंट्री रहेगी। ये कब एंट्री रहेगी, फर्स्ट एंट्री कब हुई है, 14 मई को, 14 में, 14 मई को, बराबर, वो हमारा डेटर हो गया, 14 मई को हमारा क्या हो गया, डेटर हो गया, बराबर। बाय, चलो क्लोज कर दो, हमें बिल आ गया, 30,000 का बिल आ गया, ये 30,000 का था ट्रांजैक्शन, हमें 30,000 का बिल आ गया। इसकी भी तारीख क्या है, इसकी भी तारीख सेम ही है, 14 ही है, मैं ऐसे लिखता हूँ 14 में, ध्यान देना एग्जाम में आपको ठीक से लेजर लिखना होगा, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, यहाँ पे राइट स्पेस कंस्ट्रेंट की वजह से मैं ऐसे निकाल रहा हूँ। अकाउंट क्लोज हो गया, यस सर, अकाउंट क्लोज हो गया। अगर ये बिल ऑनर होता है तो आगे कुछ करना होता है कि नहीं, अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो गया। अगर बिल ऑनर हो गया तो नो डेटर नो क्रेडिटर, किस्सा खत्म, ठीक है। बट सर ये बिल ड्यू डेट पे डिसऑनर हो गया, रिन्यूअल के लिए डिसऑनर हो गया, इसकी ड्यू डेट थी, कब डिसऑनर हुआ है, 17 सितंबर को, तो अब डेट 17 सितंबर को हमें बिल कैंसिल करना होगा। 2 बिल रिसीवेबल कैंसिल करते टाइम सोचना होता है वो बिल के साथ आपने क्या किया था, आपने डिस्काउंट किया था, इसलिए टू बैंक बिल अमाउंट। हम खाली
बिल अमाउंट रिकवर करते हैं क्या, उससे डेबिट करते हैं नहीं, हम उसको नोटिंग चार्जेस भी डेबिट मारते हैं। तीन चीजें हम उसको डेबिट करते हैं ना, तीन थप्पड़ मारते हैं। टू बैंक 250 थे शायद से, 250 यस बराबर। हम इंटरेस्ट भी उसको लगाएंगे, टू इंटरेस्ट कितना 900। फिर से वो डेटर हो गया देखो हमारा, फिर से डेटर हो गया वो हमारा, कितने का डेटर हो गया 31,150 का डेटर हो गया। फिर उसी दिन उसने हमें चेक दे दिया, चेक में उसने हमें नोटिंग चार्जेस एंड इंटरेस्ट दे दिया, मतलब 1150 चेक के थ्रू दे दिया। बाकी अमाउंट के लिए उसने हमें क्या दिया है, उसका एक्सेप्टेंस दिया है, हमें बिल मिला है 30,000। फिर से अकाउंट क्लोज हो गया बराबर। अब नया बिल है जो 30,000 का, अगर वो ऑनर होता है तो आगे कुछ नहीं करना है, अकाउंट क्लोज। नया बिल जो 30,000 का मिला है, ये सेकंड वाला बिल, अगर वो ऑनर होता है तो आगे कुछ करना है कि नहीं सर, आगे कुछ नहीं करना है। बट अगर वही डिसऑनर होता है तो क्या, अगर वो डिसऑनर होता है तो हमें फिर से कैंसिल करना पड़ेगा, फिर से उसको डेटर करना पड़ेगा। सर ये बिल भी क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। कब डिसऑनर हो गया, हमने डेट डिसाइड की थी 17 नवंबर, 17 नवंबर को डिसऑनर हो गया, 17 नवंबर। फिर डिसऑनर होगा तो फिर से डेटर किया जाएगा 2। बिल्स रिसेबल को कैंसिल करो, इस बिल को आपने आपके पास ही रखा था ना, इसलिए 2 बिल्स रिसेबल 30,000। नोटिंग चार्जेस है क्या, नहीं। कोई इंटरेस्ट होगा, नहीं होगा, बिकॉज इंसॉल्वेंसी रिन्यूअल का नहीं है। फिर ध्यान देना, ठीक है। फिर से वो डेटर हो गया, अब जितना मिलेगा उतना ले लो। 15 सितंबर को मिला, 15 दिसंबर को मिला, सितंबर ही बोल रहा हूँ, 15 दिसंबर को कितना मिला बाय कैश 12 सर 12,000 मिला। बाकी क्या हो गया, बैड डेट्स। बैलेंस जो 18,000 का रहेगा वो आपने बैड डेट्स में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अकाउंट क्लोज, दैट्स इट। देखो कैसे मूव हुआ है, देखो पहले 30,000 का सेल हुआ, इसलिए 30,000 का बिल आ गया बराबर। फिर वो डिसऑनर हो गया बिल, उस पे हम नोटिंग चार्जेस लगाए, रिन्यू करे इसलिए 900 का इंटरेस्ट लगाया। उसमें से उसने हमें 1150 चेक के थ्रू पेड किया एंड 30,000 का उसने नया बिल दे दिया, ये बिल भी डिसऑनर हो गया। उसमें से 12,000 आ गए, 18,000 बैड डेट्स हो गया। दिस इज अ फ्लो, कोई एंट्री भी देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया ना तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, आई नेवर चेक द एंट्रीज, जरूरत भी नहीं पड़ती, ठीक है। अमाउंट के लिए देख सकते हैं अगर अमाउंट याद नहीं है तो, अदरवाइज सच्ची में जरूरत नहीं है। देखते हैं यहाँ पे, अब हम किसके बुक्स में करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं बायर के बुक्स में क्रेडिटर का अकाउंट, ड्रॉवी के बुक्स में ड्रॉवर का अकाउंट। क्रेडिटर का अकाउंट कर रहे हो मतलब स्टार्टिंग कहां से होगी सर, क्रेडिट से स्टार्ट होना चाहिए बराबर। मतलब 14th में या तो आपने उससे, या तो वो आपका पहले से ही क्रेडिटर रहेगा, या आपने उसे अभी फिलहाल परचेस किया होगा। क्यों क्रेडिटर बनता है बंदा, बिकॉज हमने उससे परचेस किया होता है, क्रेडिटर का अकाउंट क्रेडिट से स्टार्ट होगा। सर यहाँ पे अभी परचेस सेल हुआ है 30,000 और हमने आंसर में एंट्री भी लिखी है इसलिए, ठीक है। तो 30,000 पेएबल है, कैसे पेड हो जाएगा सर, हमने बिल एक्सेप्ट किया है, कैश देते हो तो टू कैश, ध्यान देना, चेक देते हो तो टू बैंक, किसी और का एक्सेप्टेंस चिपकाते हो बिल्स रिसीवेबल, एंडोर्समेंट, आप आपके क्रेडिटर को एंडोर्समेंट के थ्रू भी पे कर सकते हो। बट यहाँ पे एंडोर्समेंट नहीं है, यहाँ पे बिल एक्सेप्ट, किसी और का बिल नहीं चिपका रहा है, खुद एक्सेप्ट करके दे रहा है, इसलिए टू बिल्स पेएबल 30,000। क्लियर है, अकाउंट क्लोज हो गया। देखो 30 पेएबल था, 30 एक्सेप्ट, बिल एक्सेप्ट किया तो क्रेडिटर नहीं रहा। प्रोवाइड, ये बिल अकाउंट क्लोज हो जाएगा प्रोवाइडेड 30,000 का बिल ऑनर हो। अगर ये डिसऑनर हो गया तो कैंसिल करना पड़ेगा, फिर से क्रेडिटर बन जाएगा। क्या होगा इस बिल के साथ सर, ये बिल बाउंस हो गया,
रिन्यूअल के लिए डिसऑनर हो गया। ठीक है, देखते हैं। सो 17 सितंबर को मैं बाजू वाले से एंट्री अमाउंट एंड डेट्स बोरो कर रहा हूँ, ये अकाउंट से, बाजू वाले अकाउंट से। ठीक है, बिल्स पेबल कैंसिल होते टाइम बिल्स पेबल ही यूज होता है 30, बराबर, क्लियर है। फिर खाली 30,000 पे करना है क्या? नहीं सर, नोटिंग चार्जेस रहते तो नोटिंग चार्जेस भी पे करने पड़ेंगे, बाय नोटिंग चार्जेस 250, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा बाय इंटरेस्ट 900, 3 चीजें पे करनी है। एंट्री क्या होती है ध्यान देना, जिनको एंट्री बनानी नहीं आती मैं उनको इस लेजर के बाद एंट्री भी समझाऊंगा कैसे एंट्री करनी होती है। ठीक है, सो टोटल कितना पेएबल, क्रेडिट कितना दिख रहा है 31,150, उसी दिन हम पे भी करेंगे। चलो करो, 2 जितना पॉसिबल है उतना पे करेंगे। चेक दे रहे 1150 का चेक दे रहे, उसमें नोटिंग चार्जेस से इंटरेस्ट पेड हो गया, एंड बाकी अमाउंट के लिए नया एक्सेप्टेंस दे रहे 30,000। ये ओरिजिनल कैंसिल हुआ वो है और ये नया एक्सेप्टेंस है। ठीक है, दिस इज अ न्यू एक्सेप्टेंस। अकाउंट फिर से टैली हो गया 31,150, 31,150 जो कुछ भी है। ठीक है, देखते हैं। अब ये अकाउंट हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा अगर ये जो नया बिल 30,000 का है ना, ये नया बिल, ये आप ऑनर करते हो तो। नहीं सर, ये भी डिफरेंट हो गया बिकॉज हम खुद इंस्टॉलमेंट हो गए, तो फिर इस बिल को भी अब क्या करना होगा, कैंसिल करना होगा। कब करना है? 17 नवंबर को, 17 नवंबर को डिसऑनर करना है। बिल्स पेबल को कैंसिल करते टाइम बिल्स पेबल 30, नोटिंग चार्जेस रहेंगे क्या? नहीं। इंटरेस्ट रिन्यूअल नहीं है? नहीं। ठीक है, उसमें से फिर 15 दिसंबर को जितना पे कर पाए पे करो। हम पे कर पाए टू कैश 12,000, 30,000 क्रेडिट है, 12,000 पे कर पाए, 18,000 जो बैलेंस है ये हम पे नहीं कर पाएंगे, हमारी डेफिशिएंसी रहेगी। वी कुडंट पे, दैट इज आवर डेफिशिएंसी। अकाउंट क्लोज हो गया। देखो अब मैं एंट्री कैसे करनी है वो समझाता हूं, ध्यान देना, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। देखो किसी अकाउंट के डेबिट पे, लाइक ये वाला मैं फर्स्ट अकाउंट ले रहा हूं इन द बुक्स ऑफ डी, केज अकाउंट, के डेबिट पे जो सब अकाउंट्स है के डेबिट पे, लाइक यहाँ पे आप देख सकते हो टू सेल्स, टू बैंक, टू इंटरेस्ट, टू बिल्स रिसीवेबल। अगर किसी अकाउंट के डेबिट पे कोई चीजें होती है मतलब वो अकाउंट खुद डेबिट होता है, एंड ये सब अकाउंट्स क्रेडिट है। ये सब अकाउंट्स क्या होते हैं? क्रेडिट। मतलब एंट्री अगर आपको करनी है तो कैसे करोगे, ध्यान देना। कोई लोगों को पता होगा तो अच्छी बात है, जिनको नहीं एंट्री करनी आती है उनको एंट्री करने बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ठीक है, हम एंट्री कैसे करते हैं? मैं बोलता हूं के अकाउंट डेबिट टू सेल्स, के अकाउंट डेबिट टू सेल्स। के डेबिट पे है ना, के अकाउंट का डेबिट पे, इसलिए के डेबिट है टू सेल्स। दूसरा के अकाउंट डेबिट टू बैंक, के अकाउंट डेबिट टू बैंक, के अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। के डेबिट पे ना, के अकाउंट के डेबिट पे मतलब के डेबिट है, और बाकी जो भी डेबिट पे अकाउंट रहेंगे ना, डेबिट पे पोस्टिंग की आपने, डज नॉट मीन सेल्स डेबिट है, डज नॉट मीन बैंक डेबिट है, डज नॉट मीन इंटरेस्ट डेबिट है। आपने के डेबिट पे पोस्टिंग की है, मतलब के डेबिट है इसलिए उसके डेबिट पे पोस्टिंग है। इसलिए जब भी एंट्री करते टाइम आपने तो ठीक से पढ़ते जाओ, के डेबिट, देखो के अकाउंट डेबिट टू सेल्स, के अकाउंट डेबिट टू बैंक, के अकाउंट डेबिट टू बैंक, के अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, एंड लास्ट वाली क्या एंट्री होगी? के अकाउंट डेबिट टू, राइट, बिल्स रिसीवेबल। डेबिट, अगर किसी अकाउंट पे डेबिट है, हमेशा याद रखना ये छोटी छोटी चीजें, बिकॉज 12th में हमें एंट्रीज भी पास करनी है थ्रू लेजर्स। एग्जाम्पल, दिस इज राम अकाउंट, यहां पे लिखा गया है टू कैश, यहां पे लिखा गया है टू बैंक, और यहां पे लिखा गया है टू सीता। 5,000, 7,000, 4,000। एंट्री, फर्स्ट एंट्री इज राम अकाउंट डेबिट। कैसे पढ़ना होता है? राम अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट क्रेडिट 5,000। फिर राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 7,000। थर्ड एंट्री राम अकाउंट डेबिट टू सीता अकाउंट क्रेडिट 40,000। क्या क्या एंट्री आ गई? राम के डेबिट पे है ना, राम अकाउंट के डेबिट पे, मतलब राम डेबिट है, बाकी ये सब अकाउंट्स क्या है? क्रेडिट है। जिनके सामने 2 है वो क्रेडिट है, समझा? सो एंट्री हो रही है, फर्स्ट एंट्री राम अकाउंट डेबिट, पढ़ते टाइम ऐसे पढ़ने का, राम अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक टू सीता, और अमाउंट उनके सामने लिखी होगी। क्लियर है? दूसरी बात, अगर सर यहाँ पे बैलेंस है, इसे ब्रॉट डाउन, एग्जाम्पल 10,000, इसकी क्या एंट्री आती है? इसकी कोई एंट्री आती नहीं है। ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस की कोई एंट्री नहीं आती, हम उनको बैलेंसेस की एंट्री नहीं आती। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस की एंट्री आती है, उसके सिवा सबकी एंट्री आएगी। समझ में आ रहा है? ये मत बोलना कि राम अकाउंट डेबिट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, गलत है। ओपनिंग बैलेंस की एंट्री कभी आती है क्या? नहीं। अगर राम की क्रेडिट पे, सपोज एग्जांपल बाय परचेसेस, एग्जांपल दे रहा हूं, बाय रेंट, सपोज बाय सैलरी, बाय बैंक, मैं कुछ भी वैल्यू लेता हूं, 8,000, 12,000, 3,000, 5,000। अब क्या एंट्री रहेगी? ध्यान देना, राम के क्रेडिट पे है ना, मतलब राम अकाउंट क्रेडिट है, राम अकाउंट क्या है? क्रेडिट है, तो ये सब अकाउंट्स डेबिट होंगे, ये सब अकाउंट्स क्या रहेंगे? इंडिविजुअली डेबिट रहेंगे। राम क्रेडिट है ये सब, जिसके सामने बाय लिखा होता है ना, आप पढ़ते टाइम उसको डेबिट बोलने का क्या है, ध्यान देना। टू का तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, बट जिसके सामने बाय लिखा होगा, मैं समझने के लिए बोल रहा हूँ, एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता है, तो जिसके सामने बाय है ना वो डेबिट है। लाइक परचेस, बाय परचेस बोलो परचेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट क्रेडिट 8,000 8,000। फिर रेंट अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट क्रेडिट 12,000 12,000। सैलरी अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट क्रेडिट 3,000 3,000। बैंक अकाउंट डेबिट, बाय बैंक लिखा है मतलब बैंक डेबिट है, टू राम अकाउंट क्रेडिट, ऐसे। दिस इज सिंपल वे टू रिमेंबर। जिनको एग्जैक्ट पोस्टिंग आती है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सब बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, एंट्री कैसे लिखूं। एंट्री लिखते टाइम अगर टू है, टू कैश है, मतलब ऑब्वियसली आपको एंट्री पता है ये डेबिट रहेगा, और इसके जिसके सामने बाय लिखा है ना वो डेबिट होगा, ये वाला अकाउंट क्या रहेगा? क्रेडिट रहेगा। ठीक है? सो आपको लेजर देख के एंट्रीज करना आना चाहिए। जिसको ये आ गया उसके लिए बहुत, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स में हमें एंट्रीज करनी होगी थ्रू लेजर्स। अब यहाँ पे एंट्री देखो मैं कैसे पढ़ता हूँ। पहली मेरी एंट्री आएगी, ठीक है, डी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल, राइट, कर्सर दिखेगा आपको, डी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल 30,30। फिर डी अकाउंट डेबिट टू बैंक 1150, डी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल 30,000, डी अकाउंट डेबिट टू कैश 12,000, फिर डी अकाउंट डेबिट टू डेफिसिट 18,000। समझा? अब क्रेडिट की एंट्रीज बोलता हूं मैं। क्रेडिट पे डी क्रेडिट है, मतलब जिनके सामने आपने बाय लिखा है, जिनके सामने आपने बाय लिखा है दे आर डेबिट। मतलब देखो बाय परचेस है तो मैं बोलता हूं परचेस अकाउंट डेबिट 30 टू डी अकाउंट क्रेडिट 30। बाय बिल्स पेएबल है तो मैं बोलता हूं बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 30 टू डी अकाउंट क्रेडिट 30,000। बाय नोटिंग चार्जेस है, मैं पढ़ता हूं नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 250 टू डी अकाउंट क्रेडिट 250। बाय इंटरेस्ट लिखा है मतलब इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 900 टू डी अकाउंट क्रेडिट 900, और लास्ट में लिखा है बाय बिल्स पेएबल 30 तो मैं पढ़ता हूं बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 30,000 टू डी अकाउंट क्रेडिट 30,000। जिसके सामने मुझे बाय दिखता है ना, मैं मेरे दिमाग में देखो ऐसे याद रखना है वगैरह, मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, बट इट इज अ प्रोसेस। आप उसको कैसे समझते हो, आपको एंट्री लिखने से मतलब है। ठीक है? तो मैं हमेशा जिसके सामने बाय दिखता है ना तो मैं बोलता हूँ ये डेबिट है, क्योंकि आपने किसी अकाउंट के क्रेडिट पे पोस्ट किया है, मतलब डी क्रेडिट है, तो मतलब वो सब अकाउंट्स, ये सब अकाउंट्स क्या रहेंगे? राइट, ये सब अकाउंट्स डेबिट रहे, ये सब अकाउंट इंडिविजुअली क्या रहेंगे? डेबिट रहेंगे। आपने डी के डेबिट पे डाला है मतलब ये सब इंडिविजुअली क्या रहेंगे? राइट, क्रेडिट अकाउंट रहेंगे। क्लियर है?
अगर ये समझ में आता है तो आपके लिए इजी हो जाएगा। एंड जब भी आप लेजर लिखते हो, क्या लिखते हो, तो मैं आपको हमेशा एडवाइस करूंगा तो एंट्री क्या होती है वो समझो। लॉन्ग रन में आपको हमेशा हेल्प करेगा एंट्री क्या होती है वो सोचने का। ठीक है, आगे। ओके, देयर इज वन क्वेश्चन, आई विल टेक दैट क्वेश्चन। हाँ जॉन। हाँ सर, क्वेश्चन में दिया था कि वो इंसॉल्वेंट हुआ ड्यू डेट के पहले, हाँ और 15 दिसंबर को हमें उसके प्राइवेट एस्टेट से मिला, तो फिर हमने 17 नवंबर को बैड डेट्स की एंट्री क्यों पास नहीं की और 15 दिसंबर को बैड डेट्स रिकवर्ड की? किस, नहीं नहीं वैसे नहीं होता है। बिकॉज पहले इंसॉल्वेंसी की एंट्री आएगी और फिर वो कोर्ट में जाएगा। हमें क्या पता ना कितना बैड डेट्स होने वाला है एक्चुअल में। हम पूरा बैड डेट्स करेंगे तो उसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा ना। तो हमें ट्रेस कैसे रहेगा ना कि उससे कितना रिकवर करना है। जब हम बैड डेट्स की एंट्री पास करते हैं ना, वी क्लोज द अकाउंट ऑफ डेटर, वो हमारे लिए कुछ भी नहीं रहता। समझ में आ रहा है? इसलिए हम क्या करते हैं, वी डोंट पास द एंट्री ऑफ द बैड डेट्स। हम क्या करेंगे, या तो हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की एंट्री पास कर सकते हैं कि चलो बैड डेट्स हो सकता है इसलिए। समझ में आ रहा है? सो आई सिंपली मीन वन थिंग, डोंट रिकॉग्नाइज बैड डेट्स इंस्टेंटली। बिकॉज अभी पैसे आना, वो कोर्ट में केस चल रही होगी ना, कोर्ट डिक्लेयर इंसॉल्वेंट करेगी ना, तो वो पैसा कितना आएगा क्या नहीं आएगा पता नहीं। इसलिए डोंट ट्रीट बैड डेट्स एट द सेम टाइम। तेरा लॉजिक भी बराबर है कि चलो आज हम पूरा बैड डेट्स दिखाएंगे और कल जाके हम बैड डेट्स रिकवर्ड दिखाएंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट टेक्निकली अगर आप उसका बैड डेट्स दिखाते हो ना, उसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा और फिर आपको भी ट्रेस नहीं रहेगा कि एक्चुअली कितना लेना है। आप बोलोगे सर इतना तो हम याद रख सकते हैं, बट फॉर ए बिग ऑर्गेनाइजेशन जो इतने बड़े होते हैं, उनके इतने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, दे आर डीलिंग विद सो मच पार्टीज, तो कभी कभी वो भूल भी जा सकते हैं। तो एटलीस्ट क्या रहेगा, बैलेंस दिखता रहेगा, तो हमें वो याद देता रहेगा कि इससे पैसे आने बाकी, इससे पैसे आने बाकी, ऐसे। और अगर करना है तो यू कैन प्रोवाइड लाइक आरडीडी। अगर सपोज 31 मार्च पे वो डिक्लेयर किया होता कि सपोज वो बैड डेट्स हुआ है, वो इंसॉल्वेंट हुआ है, तो 31 मार्च या सपोज 29 मार्च को कोर्ट ने बोल दिया ही इज इंसॉल्वेंट, रियल लाइफ में क्या होगा वो मैं समझाऊंगा। एग्जाम्पल, एक डेटर है मेरा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक मेरा डेटर है, मैंने उसको 10 लाख का सेल किया था, ठीक है, दिस इज ईयर एंड, एंड सपोज लास्ट मंथ में कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट बोल दिया। 10 लाख डेटर है वो मेरा, 10 लाख का। तो आई विल नॉट डायरेक्टली से इट इज बैड डेट्स, बिकॉज आई विल वेट फॉर द कोर्ट कि मुझे कितना मिलेगा उसके प्राइवेट एस्टेट्स में से। राइट, इट विल टेक टाइम, एक दिन में नहीं होता है। लाइक एग्जांपल, आपको विजय माल्या का केस पता है कितने दिन से चल रहा है, राइट? सो वैसे होता है, इट टेक्स टाइम। और इंडियन कोर्ट तो डेफिनेटली टाइम लेगा, तारीख पे तारीख मिलती रहेगी। सो मैं 31 मार्च पे मैं क्या कर दूंगा, 31 मार्च पे मैं असेस करूंगा कि चलो मुझे लगता है कि 60% बैड डेट्स होगा, हो सकता है, तो मैं 6 लाख की आरडीडी की प्रोविजन कर दूंगा। 6 लाख में आरडीडी की प्रोविजन डाल दूंगा। बैड डेट्स नहीं दिखाऊंगा मैं, प्रोबेबल बैड डेट्स मतलब हो गए बैड डेट्स, मैं प्रोबेबल बैड डेट्स दिखाऊंगा 6 लाख का। मुझे लगता है कि 4 लाख रिकवर हो गए प्राइवेट एस्टेट से, 6 लाख रिकवर नहीं होंगे, तो मैं 6 लाख प्रोबेबल बैड डेट्स की एंट्री, और नेक्स्ट ईयर में फिर कोर्ट से पता चलेगा एक्चुअली कितना मिला, तब एक्चुअल में बैड डेट्स की एंट्री आ जाएगी। ठीक है, ऐसे, तो ऐसे रहेगा। ठीक है, ठीक है। वी विल वेट फॉर द कोर्ट। ओके, नेक्स्ट, आगे। कहाँ थे हम? ये हो गया था, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, ऑलमोस्ट हम थोड़ी मतलब सेकंड टाइप जो मैंने बोला था ना, उसके पहले 3-4 ही क्वेश्चंस बाकी है, हम वो कर लेंगे। फिर हम सेकंड टाइप पे लगे, वो सिंपल है, अगर ये आ गए तो वो आने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो देवीदास का हो गया। अब हमें ये डिस्काउंटिंग वाला लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, राइट? यहाँ पे ठीक है, देखते हैं।
On 1st June 2010, नारायण draws bill of 50,000 on चुन्नीलाल, ठीक है, for 4 months period. नारायण ने चुन्नीलाल पे बिल ड्रॉ किया. So चुन्नीलाल डेटर होगा, नारायण क्रेडिटर होगा. नारायण ने उस पे 50,000 के गुड्स सेल किए होंगे, इसलिए नारायण क्रेडिटर है, चुन्नीलाल डेटर है. नारायण ने चुन्नीलाल पे बिल ड्रॉ किया और चुन्नीलाल वो एक्सेप्ट करके नारायण को देगा. 4 मंथ्स का बिल है. 1 जून को ड्रॉ हो गया. सो मैं यहाँ पे लीगल ड्यू डेट निकालूंगा. 1 जून 10 प्लस 4 मंथ्स. 1 अक्टूबर 10. बिफोर ड्यू डेट बोलते तो मैं 1 अक्टूबर ले लूंगा. ऑन ड्यू डेट बोलते तो मेरी ड्यू डेट क्या रहने वाली है? 4 अक्टूबर. ठीक है, आगे. दिस बिल वाज ड्यूली एक्सेप्टेड एंड रिटर्न टू नारायण. उसने बिल एक्सेप्ट करके नारायण को दे दिया. 1 month after the date, right? 1 month after the date, Narayan discounted the bill with his bank at the rate of 18% per annum. नारायण ने बिल डिस्काउंट किया. 1 मंथ के बाद, कितने मंथ्स का बिल था? 4 मंथ्स का बिल था. 1 मंथ के बाद डिस्काउंट किया. तो यहाँ पे अब मुझे डिस्काउंटिंग चार्जेस भी निकालने होंगे. डिस्काउंट इज इक्वल, मैं पहले सब निकाल के रखता हूँ. जब हम इंट्रीज करने जाएंगे ना तो हमारे पास एवरीथिंग शुड बी विद अस. ठीक है, डिस्काउंट इज इक्वल टू बिल अमाउंट 50,000 है, 18% इज द रेट ऑफ डिस्काउंटिंग. भले बिल 4 मंथ का है, हमने 1 मंथ के बाद डिस्काउंट किया तो कितने मंथ्स पहले डिस्काउंट हुआ है? 3 मंथ्स. इट इज ऑलवेज फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड. 3/12. सो 1/4, राइट? दैट इज 90 आएगा. 9,000 डिवाइडेड बाय 4, 2250. प्लीज कंफर्म, इज इट 2250? मेरा डिस्काउंट 2250 आ रहा है. या परफेक्ट, थैंक यू. 2250 इज अ डिस्काउंट. सो 50,000 का बिल हम डिस्काउंट करेंगे 3 मंथ्स के लिए, तो बैंक 2250 डिडक्ट करेगी और हमारे अकाउंट में डाल देगी 47,750. इतना हमारे अकाउंट में आ जाएगा 47,700. बैंक आज पे करेगी 47,750 और उस दिन 3 मंथ्स के बाद उनको मिलेंगे 50,000. बैंक का गेन होगा डिस्काउंट, हमारा लॉस होगा डिस्काउंट. ठीक है, आगे. हम जिसको डिस्काउंट बोलते हैं ना, बैंक वाले उसको रिबेट बोलते हैं. जिसको हम डिस्काउंट बोलते हैं, बैंक वाले उसको रिबेट बोलते हैं. जो हमारे लिए लॉस होता है, बैंक के लिए वो गेन होता है. जब हम लाइक इन सीए इंटर बैंकिंग अकाउंट बोल के बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एक चैप्टर है, हाउ बैंक्स मेंटेन देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. उसमें रिबेट रहेगा. लेट मी ट्राई इट. शायद से हो सकता है, अगर मैं आपको दिखा भी सकता हूँ. एक सेकंड. कोई एक आधी बैंक का देखते हैं, मिलता है तो अच्छी बात है. ये एक्चुअली यहाँ पे नहीं जाना चाहिए मैंने. ये बैंकिंग आ जाएगा पूरा. इन्वेस्टर रिलेशन, यस. मोबाइल डेटा पे चल रहा है ना, थोड़ा स्लो रहेगा. देखो मैंने क्या किया, एक सेकंड. मैं एचडीएफसी के वेबसाइट पे गया. कोई भी वेबसाइट पे जाओ, ठीक है, आपको कहाँ पे एक इन्वेस्टर रिलेशन बोल के टैब रहेगा. उसमें इन्वेस्टर रिलेशन लाइक शेयर होल्डर्स के लिए रहता है वो. और उसमें एनुअल रिपोर्ट्स, मतलब उसमें बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, ये सब मिलेगा. ठीक है, मैं उसमें गया. फिर आपको ईयरली मिल जाएंगे लाइक 11-12, 12-13, 13-14. अभी तक 19-20 का प्रिपरेशन चल रहा होगा. ठीक है, इतने जल्दी नहीं हो जाएगा. सो देखते हैं. सो यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट्स में बहुत सारी चीजें होती है. कंपनीज एक्ट का सब कंप्लायंस इसमें करना पड़ता है. हमारे लिए इतना रिलेवेंट नहीं है. ठीक है. सो एनुअल
25th एनुअल रिपोर्ट, ये 25th ईयर रहेगा उनका, 18-19, ठीक है। सो अब यहाँ पे आपको सब चीजें मिल जाएगी, लाइक नेट प्रॉफिट उनका कितना है, 21,078 करोड़, ठीक है। एंड नीचे लिखा है राइट, एन इंक्रीज ऑफ 20.5% कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। सो उनका ये कौन सा ईयर का देख रहे हैं हम लोग, 18-19 देख रहे हैं ना, मतलब कहने से प्रीवियस ईयर 17-18 रहेगा ना, 17-18 के कंपेरेटिव में 20% इंक्रीज है उनका नेट प्रॉफिट। बैलेंस शीट की टोटल देखो, बैलेंस शीट साइज इट इज ऑलमोस्ट 12,44,541 CR क्रोस में वैल्यू है बैलेंस शीट साइज, एंड इट इज इंक्रीज बाय 17%। लास्ट ईयर की जो बैलेंस शीट की टोटल रहेगी उससे ऑलमोस्ट 17% एक्स्ट्रा है। टोटल डिपॉजिट्स कितने, डिपॉजिट्स पीपल कीप डिपॉजिट्स विद द बैंक ना, इन द फॉर्म ऑफ सेविंग्स, बराबर, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट, से चार टाइप्स के डिपॉजिट होते हैं। बैंक के पास 31 मार्च 19 को 31 मार्च 19 को 9,23,141 CR के डिपॉजिट्स थे। एडवांसेस, बैंक गिव्स एडवांसेस, बराबर ना, बैंक टेक्स डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक एंड गिव्स लोन्स टू द जनरल पब्लिक। लोन्स कितने के दिए उन्होंने, 8,19,401 CR, ठीक है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो दैट इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन बाय द RBI। टायर 1 कैपिटल रेशियो इसे अलग अलग, दैट अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीएस आपने सुना होगा, एनपीएस मतलब वो लोन्स जिन पे इंटरेस्ट या रिकवरी नहीं हो रही है, इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, ऐसे होते हैं ना, आपने देखा होगा, लोन वेवर वगैरह आपने सुना होगा, राइट। एनपीएस मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बैंक के केस में बैड डेट्स, जिसको आप नॉर्मल इसमें बैड डेट्स बोलते हो ना, बैंक के इसमें उसको एनपीएस बोलते हैं। एक्चुअली थोड़ी टर्म अलग है वहां पे। होता क्या है कि अगर किसी लोन पे इंटरेस्ट रिकवर नहीं होता, या उसका जो भी इंस्टॉलमेंट है अगर रिकवर नहीं होता है फॉर 90 डेज, मैं जनरल टर्म्स बोल रहा हूँ, हर लोन के लिए अलग अलग है, क्रॉप लोन्स के लिए अलग होता है, एग्रीकल्चर लोन्स, राइट, हाउसिंग लोन वगैरह, हर एक की अलग अलग कैटेगरी है। 90 डेज का एक जनरल क्राइटेरिया है। तो अगर 90 डेज के भीतर अगर उसका इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट रिकवर नहीं होता है, मतलब 90 डेज वो आउटस्टैंडिंग है, तो वो लोन एनपीए बन जाता है, एंड उस पे आपको बैड डेट्स की प्रोविजन करनी पड़ती है, ठीक है, दैट इज अ लॉस। तो उनका ऑलमोस्ट, उन्होंने जितने लोन दिए, कितने लोन दिए देखो, 8,19,401 CR के लोन दिए, ऑलमोस्ट उसका 1.36% ग्रॉस उनका एनपीए, मतलब उसका जितने लोन दिए ना उसका, आप 1% कितना आएगा, आप देखो ना, 1% आएगा आपका 8,194, यस 8,000, मैं किसका 1% निकाल रहा हूँ, 1% निकाल रहा हूँ, 1.36 है, मैं 1% बोल रहा हूँ। 8,19,401 के उन्होंने लोन दिए सीआर में, ऑल वैल्यूज आर इन सीआर, राइट। उसका 1% 8,194 इज नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, मतलब वो ऐसे लोन्स है, लोन्स गिवन बाय द बैंक इज असेट फॉर देम, डिपॉजिट्स टेकन फ्रॉम द पब्लिक इज अ लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी है। चाहे तो मैं इसको है ना एनुअल रिपोर्ट को नोटेबिलिटी में लेके आता हूँ, तो मुझे थोड़ा लिखना इजी हो जाएगा। कोई चीजें पता होनी चाहिए एज ए स्टूडेंट, सिलेबस तो होता ही रहता है, सिलेबस का क्या, लेट मी चेक। क्या बोल के आया था ये, अच्छा 6 समथिंग, फिर से लेता हूँ। देखो दीज आर द डिपॉजिट्स ना, ये उनकी लाइबिलिटी रहती है, बैंक के लिए लाइबिलिटी, दे हैव टेकन द डिपॉजिट्स ना, उनको रिपे करना होगा, दीज आर द लाइबिलिटीज, ठीक है, ध्यान देना। किसी ने लिखा है अगर एनपीए ज्यादा इंक्रीज होने लगा देन यस बैंक टाइप्स ऑब्वियसली,
आप लोन देखो, एचडीएफसी इज वेरी गुड बैंक, अगर इन्वेस्टमेंट भी करनी ना, एचडीएफसी इज अ रियली गुड रीजन, दे आर वेरी scientific while giving the loans. I have worked with the HDFC. I was a manager for almost 6 months. मैंने फिर वो जॉब छोड़ के मैंने टीचिंग में आ गया. So मैंने बहुत नजदीक से देखा HDFC को. It's a very good bank, very very good bank. बहुत सोच समझ के लोन देती है, किसको भी लोन नहीं देती है. एंड अगर आपको HDFC से लोन मिल गया ना, तो आपको इंडिया की कोई भी बैंक लोन देगी. मतलब HDFC से लोन मिला मतलब आपका पूरा असेसमेंट हुआ होगा, फिर ही लोन मिलता है. सो एक जैसे आप बोलते हो ना, मेरा मार्केट में क्रेडिट है, अगर आपको किसी से लोन लेना है ना, अगर आपको पहले किस HDFC का आप बोरोवर हो ना, तो आपको बाकी सब बैंक्स लोन देगी. इतना ट्रस्ट है HDFC के असेसमेंट पे. तो HDFC रियली गुड बैंक. सो इतने उनके लायबिलिटीज है, ये उन्होंने एडवांसेस दिए, उनके एसेट्स रहेगी. इसका 1% आएगा ऑलमोस्ट, तो दैट विल बी 819401 CR. इतने के उनके प्रोबेबल एनपीएस है. ठीक है, आप देख सकते हो आगे उनके टोटल इतने एटीएम्स है, इतने सिटीज में वो काम कर रहे हैं, बैंकिंग आउटलेट्स इतने हैं. दिस इज एन इंफॉर्मेशन. हमें क्या चाहिए, इतने सारे डिटेल्स होते हैं. कोई भी फाइनेंस देखते जाने का टाइम है ना, तो सर्व करने का, जो मिलेगा ना आपको मिल जाएगा. लाइक बहुत सारी चीजें रहती है, राइट. हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डायरेक्टर्स रिपोर्ट कंपनी एक्ट के हिसाब से रहता है. एक सेकंड, ठीक है. डायरेक्टर्स जो रहते हैं उनका रिपोर्ट रहेगा, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए 98. कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. कंसोलिडेटेड मतलब क्या, एचडीएफसी खाली एचडीएफसी बैंक नहीं, उनका बहुत बड़ा ग्रुप है, तो सब ग्रुप की एक साथ बैलेंस शीट, एक साथ P&L कंसोलिडेट किया गया. समझ में आ रहा है. ये स्टैंड अलोन रहेगा, मतलब खाली एचडीएफसी बैंक का. इसमें एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड वगैरह, उनके बहुत सारे सब्सिडरी कंपनीज हैं, उन सबका साथ में सबका कितना सेल है, सबके कितने लाइक एक्सपेंसेस है, सबका कितना प्रॉफिट है, लाइक दैट. दिस इज कम लाइक पुट टुगेदर, कंसोलिडेटेड. एंड दिस इज स्टैंड अलोन, मतलब खुद का खाली. एग्जाम्पल, आपके 5 जगह पे आउटलेट है, तो एक आउटलेट का P&L, एक आउटलेट की बैलेंस शीट इज स्टैंड अलोन. एंड अगर आप पांचों को साथ में मिला के करते हो, तो दैट विल बिकम कंसोलिडेटेड. ठीक है, तो पेज नंबर 98 पे देखना है मुझे, राइट. पेज नंबर 98. लेट मी आ गए हम. ऑडिटर इज SR Bartleby Boy. It is a big four. SR Bartleby Boy and LLP, it is one of the big four. कौन कौन बिग फोर में है? बिग फोर मतलब 4 वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑडिट फर्म्स. एक है, सपोज मैं नाम बोलता हूँ, PwC. PwC सबको पता है, राइट. उसका रीजन अलग भी है, सत्यम के फ्रॉड में वो इन्वॉल्व थे. ठीक है, PwC. प्राइस वाटर हाउस कूपर्स. एक है E&Y, अर्नस्ट एंड यंग. एक है डेलॉइट्स. एंड लास्ट वन इज क्या मिस हो गया मेरा, PwC हुआ, E&Y हुआ, डेलॉइट हुआ, एंड KPMG. These are the 4 audit firms, right? These are called as big fours. Big fours. ठीक है. So इनके राइट, ये एफिलिएटेड. SR Bartleby Boy एंड LLPs, आई थिंक जितना मुझे पता है शायद वो E&Y के साथ एफिलिएटेड है. ठीक है, आगे तो यहाँ पे उन्होंने दिया होगा, देखो बैलेंस शीट. इनका बैलेंस शीट का फॉर्मेट अलग रहता है. इनका बैलेंस शीट का फॉर्मेट रहता है CRDBO CBIAFOC, एंड P&L का रहता है IO. ये मुझे याद रखने के लिए मैंने ऐसे बोला है. ठीक है, सो ये फॉर्मेट राइट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में मिलता है. तो देखो उनका कैपिटल्स एंड लायबिलिटीज, असेट्स, दीज आर टोटल लायबिलिटीज, दीज आर टोटल असेट्स. उनका P&L देखो, इनकम लेस एक्सपेंडिचर इज ए प्रॉफिट. ठीक है, इनकम्स, इंटरेस्ट अर्न, जो लोन देते हैं उसका इंटरेस्ट उनका इनकम रहेगा. अदर इनकम्स भी हो सकते हैं. ठीक है, एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड,
डिपॉजिट जो लिए लाइबिलिटीज उस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सेविंग पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो उनका एक्सपेंस रहेगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस लाइक सैलरी, रेंट वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो सब रहेगा। देन प्रोविजंस एंड कंटीजेंसीज, ये सब होता है। बाकी सब चीजें मुझे चेक करने दो, उनका रिबेट वगैरह रहेगा, मैं आपको दिखा सकता हूँ, एक सेकंड, लेट मी शो यू। मैं आपको उनके बिल्स के बारे में बात कर रहा था ना। अच्छा एक मिनट, लोन्स एंड एडवांसेस में क्या है हम देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे पढ़ो, एडवांसेस गिवन बाय बैंक, बिल्स परचेस एंड डिस्काउंटेड। बिल्स डिस्काउंटेड बाय बैंक, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बिल्स डिस्काउंटेड बाय बैंक, हम बैंक के पास जाते हैं, बिल डिस्काउंट करते हैं, राइट ना। इट इज एडवांस गिवन बाय बैंक, बैंक हमें एडवांस दे रही है 2 मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के, लाइक दैट। तो इट इज शोन एज असेट इन देयर बैलेंस शीट बिकॉज दे हैव टू रिकवर दैट मनी फ्रॉम द ड्रॉवी। सो डिस्काउंटिंग, हमें पैसे मिलते हैं and bank has given advance to us, they will recover it from the drawee of the bill. So 31st March 19 पे इतने अमाउंट्स के बिल उन्होंने क्या किए थे, डिस्काउंट किए थे, and all figures are in thousands, these figures are in thousands. तो हमारे लिए हम बोलते हैं बिल डिस्काउंट हो गया, हमारे बुक से हट गया। ड्रॉवी के लिए तो पेएबल है, उसके लिए लायबिलिटी रहेगी, ड्रॉवर के लिए कुछ नहीं। वो बिल किसके बुक्स में जाके बैठा है, बैंक के बुक्स में जाके बैठा है, क्या बोल के बैठा है, असेट, एडवांसेस गिवन, बिल्स डिस्काउंटेड, परचेस्ड एंड डिस्काउंटेड। वर्डिंग क्या है, परचेस्ड एंड डिस्काउंटेड, समझ में आ रहा है। तो दैट बिल हमारे बुक से हट जाएगा और बैंक के बुक्स में आके बैठेगा एज एन असेट। ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूं, मैं और आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं कि बैंक के लिए वो असेट होती है। सो 31st मार्च 19 पे इतने के बिल्स उन्होंने डिस्काउंट करके रखे, इसकी ड्यू डेट अप्रैल में, जून में रहेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, बिकॉज उसका पैसा बाद में आएगा। सो 31st मार्च पे जब बैलेंस शीट करे, इतने के बिल उन्होंने डिस्काउंट करके रखे, इतने वैल्यूज के, इन थाउजेंड्स में वैल्यू है। अच्छा आगे देखते हैं। ठीक है, मुझे रिबेट के बारे में मुझे दिखा रहा था ना आपको, देखते हैं उनका। ये देखो, इनकम अर्न्ड, इंटरेस्ट अर्न, डिस्काउंट ऑन बिल्स और एडवांसेस। सो ऑब्वियसली इसमें इंटरेस्ट भी है। सो टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन्स गिवन, एडवांस से जो उन्होंने लोन्स दिए होंगे लोगों को, उस पे इंटरेस्ट मिल रहा है, एंड बिल जो डिस्काउंट किए उस पे डिस्काउंट रहेगा। ओवरऑल इनकम इतनी है। सो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान देना, बैंक जब बिल डिस्काउंट करती है, डिस्काउंटेड बिल उनके बुक्स में असेट होता है, डिस्काउंटेड बिल्स उनके बुक्स में असेट होता है, एंड जो डिस्काउंट लगाते हैं ना वो हमें, उनके बुक्स में हमारे लिए एक्सपेंस रहता है, उनके लिए क्या रहता है, इनकम। तो ऑब्वियसली इसका स्प्लिट अप शायद से नहीं दिया होगा उन्होंने हमें, ये जो भी वैल्यू है उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन्स गिवन है एंड प्लस डिस्काउंट भी है, उसका स्प्लिट अप मेरे पास नहीं है। ठीक है, और कुछ है मैं आपको जो दिखा सकता हूं, एक सेकंड। ये चीजें पता होनी चाहिए। आई थिंक शायद से फिर लाइबिलिटीज, एक मिनट, रिसीव्ड एडवांस बोल के लाइबिलिटी में हो सकता है। शेयर प्रीमियम सब आ गया, इन्वेस्टमेंट, ओके ओके ओके, बोरोइंग्स, इवन बैंक्स एक्सेप्ट द बिल, बिल्स पेबल, बैंक आल्सो एक्सेप्ट द बिल, बैंक को भी किसी को पे करना होगा ना आगे। देन देयर इट इज देयर लायबिलिटी, किसी का भी बिल्स पेबल रहेगा किसी के लिए, तो उसकी लायबिलिटी रहती है। ठीक है, ओके चलो, जितना मुझे इंफॉर्मेशन अभी दिखी मैंने उतना आपको समझा दिया। सो हम अभी तक देख रहे थे हमारे बुक्स में, बैंक के बुक्स में क्या होता है, तो मैंने आपको दिखाया, बैंक के बुक्स में जो बिल डिस्काउंट करते हैं ना बैंक, वो उनकी असेट रहती है, एंड वो जो डिस्काउंट होता है ना, वो उनकी क्या रहती है, इनकम रहती है, वो उनकी क्या रहती है, इनकम रहती है। यहाँ पे देखो इनकम में वो
डिस्काउंट ऑन बिल्स, ठीक है। आगे नेक्स्ट, चलो अब काम की बात करता है, ठीक है। ये भी काम की बात है, ऐसे नहीं है, बट मेरे लिए अच्छा यहाँ पे आ गया क्या वो मार्कस सब, ठीक है, फाइल, ठीक है। तो हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे ना, ठीक है। ठीक है, देखते हैं। एनपीएस आर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अभी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो है ना, दैट इज, आपने देखा होगा कि अभी मॉनिटरिंग पीरियड इंक्रीज करके मिल रहा है, मतलब इन जो बिकॉज ऑफ लॉकडाउन ऑलमोस्ट बिजनेसेस आर स्टॉप, लोगों का एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो लोग लोन कैसे रिपे करेंगे? अगर लोन रिपे नहीं करते तो एनपीएस हो जाएंगे बैंक के लिए। दिस इज नॉट ऑल्सो गुड फॉर द बैंक्स। इवन जिसने लोन लिया है, अगर वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाता है, इवन हिज क्रेडिट रेटिंग विल डिक्रीज, राइट। उसका सिबिल रिपोर्ट होता है, मैं आपको दिखाऊं, कल दिखाऊंगा मैं सिबिल रिपोर्ट, ठीक है। सिबिल रिपोर्ट विल डिक्रीज, सिबिल रिपोर्ट क्रेडिट रेटिंग रहता है, जितना मेरा क्रेडिट ज्यादा रहेगा, रेटिंग ज्यादा रहेगा, उतना मेरा वर्थ रहता है मार्केट में, ठीक है। सो क्रेडिट रेटिंग डिक्रीज हो जाएगी, एज ए बोरोवर बैंक का एनपीएस इंक्रीज हो जाएगा, बैंक का परफॉर्मेंस, राइट, बुरा दिखेगा, इवन बोरोवर का भी बुरा दिखेगा, बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बिकॉज अभी पैसे भी नहीं मार्केट में घूम रहे। तो ऐसे केसेस में आरबीआई आज की ये जो भी लोन के रिपेमेंट है, उसको उन्होंने कुछ पीरियड दिया है, लाइक 3 मंथ्स के बाद आप रिपे करो। 3 मंथ्स भी पे, अगर आप पे नहीं करते हो तो इट वोंट बी ट्रीटेड एज लाइक एनपीएस। तो बैंक आरबीआई कम्स विद रेगुलेशन, ठीक है। सो वो आपको पता होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें रहती है, राइट। पढ़ने से पता चलता है, थोड़ी न्यूज वगैरह पढ़ोगे तो, और थोड़ी फिर इन्फॉर्मेशन लेने जाओगे तो आपको मिल जाएगी। पढ़ाई एक साइड है, वो तो पता ही होनी चाहिए। बियॉन्ड दैट ये भी पता होना चाहिए कि, राइट, ये चीजें जनरल नॉलेज की है, ये आपको बुक में कब मिलेगी नहीं मिलेगी आई डोंट नो, बट एक चीज मैं गारंटी बोलता हूँ कि आपको खुद होके भी कुछ चीजें सर्फ, राइट, ढूंढनी चाहिए, गूगल इज दियर। आगे ऑन 1 जून यहां तक थे हम लोग, राइट। सो 2250 का डिस्काउंट हो गया। आगे क्या लिखा है? ऑन ड्यू डेट बिल डिस्काउंट किया, यहां तक थे हम लोग, आगे पढ़ो, राइट। बिफोर द ड्यू डेट चुनीलाल डिसऑनर द एक्सेप्टेंस, बिल डिस्काउंट हुआ, ड्यू डेट के पहले वो क्या हो गया, राइट, डिसऑनर हो गया। बैंक पेड नोटिंग चार्जेस 1125, नोटिंग चार्जेस पेड के 1125। नारायण रिक्वेस्टेड टू रिन्यू द बिल फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 2 months, नारायण एग्रीड एंड टुक द बिल बैक फ्रॉम द बैंक, बिल पर फिर से बैंक से ले लिया, उसकी कोई एंट्री नहीं आती, दैट इज जस्ट ए फॉर्मेलिटी, एंड रिसीव्ड न्यू एक्सेप्टेंस फॉर 40% ऑफ द अमाउंट ऑफ द बिल। 40% के लिए बिल बनाया, मतलब 60% कैश में आया होगा, right? 40% of the amount of the bill with full amount of the noting charges and check for 60% of the balance with interest at the rate of 12% per annum from the Chunilal. So total bill 50,000 का था, डिसऑनर हो गया, उसमें से he is ready to pay you 50,000 में से he is ready to pay you 40% of the amount. क्या लिखा है ठीक से पढ़ो, right? And received new acceptance for 40% of the amount, मतलब 60% वो आपको कैश में पे करेगा, इन कैश, 40% बिल के थ्रू, बराबर। नोटिंग चार्जेस कितने के नोटिंग चार्जेस थे? 1125 प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कौन से अमाउंट पे लगता है? 50,000 का 60% मतलब 30,000 वो कैश में देगा आपको, 20,000 का बिल बनेगा, इंटरेस्ट 20,000 पे लगेगा, अनपेड अमाउंट पे लगता है इंटरेस्ट, बराबर। कितना परसेंट है? 12% फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 2 months, 12% for 2 months. In short, it is 2%. $400 इंटरेस्ट लगेगा, 400। अच्छा, अब वो क्या ठीक से पढ़ो, उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है
Narayan agreed and took the bill from the bank and received new acceptance for 40% of the amount of the bill with full amount of the noting charges. 40% of the bill, 40% of the original amount का bill with full amount of the noting charges. So noting charges bill में आने वाले, नोटिंग चार्जेस बिल में आ जाएंगे. सो नया बिल बन जाएगा 21,125 का. एंड आगे क्या लिखा है? एंड चेक फॉर 60% बैलेंस विथ इंटरेस्ट. सो ये आपको क्या आने वाला है? इंटरेस्ट. इंटरेस्ट और रिमेनिंग अमाउंट, हाँ 21,125 का बिल बनेगा, राइट. एंड चेक कितने का आ जाएगा? 30,400 का चेक आ जाएगा. ठीक है. सो नया बिल है 20,000 प्लस 1125, 21,125. चेक आ गया है 30,400. सो नया बिल के साथ क्या हो गया? बिफोर द ड्यू डेट चुनीलाल डिक्लेयर इंसॉल्वेंट एंड 30% ऑफ द अमाउंट ड्यू कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज प्राइवेट एस्टेट. वो इंसॉल्वेंट हो गया और 30% ही आ गया. चलो मैं इंटरेस्ट डालता हूं. ठीक है. फर्स्ट, इन द बुक्स ऑफ चुनीलाल किसने बिल ड्रॉ किया था? नारायण ने. इन द बुक्स ऑफ नारायण, in the books of Chunila. First, you may write the date. मैं डेट इग्नोर कर रहा हूं. नारायण ने चुनीलाल को गुड सेल किए होंगे तब एंट्री बनी होगी. नारायण ने जब चुनीलाल को सेल किए होंगे तो चुनीलाल टू सेल्स, क्या एंट्री बनी होगी? चुनीलाल टू सेल्स. अब क्या हो रहा है? चुनीलाल ने आपको बिल दे दिया. बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 50,000. फर्स्ट बिल इज 50,000 टू चुनीलाल, 50,000 बराबर. सेकंड, फिर आपने ये बिल डिस्काउंट किया. 4 मंथ्स का बिल था, 1 मंथ के बाद डिस्काउंट किया. बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक ने आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए, आपका थोड़ा लॉस हो गया. डिस्काउंट अकाउंट डेबिट. 2, बिल्स रिसीवेबल गोज आउट. 50,000 का बिल बाहर जाएगा. कितना डिस्काउंट लगा? हमने निकाला था 2250 का डिस्काउंट था. सो बैंक विल डिपॉजिट 47,750 इन योर अकाउंट. ठीक है. थर्ड, ड्यू डेट पे ये बिल हो गया डिसऑनर. तो हम किस, राइट, नारायण किसको डेबिट करेगा? चुनीलाल को, बिकॉज चुनीलाल ने बिल दिया था. और क्रेडिट किसको करेगा? बैंक को. जिसने बिल दिया उसको डेबिट करो. चुनीलाल ने बिल दिया था, डेबिट. 2, जिसको आपने बिल ट्रांसफर किया था बैंक को, डिस्काउंट किया है इसलिए टू बैंक. बिल अमाउंट 50,000, 50,000. सो चुनीलाल को थप्पड़ मारी बिल अमाउंट के लिए, उसको डेबिट किया. फिर इंटरेस्ट, नोटिंग चार्जेस के लिए भी उसको थप्पड़ मारेंगे. 2, बैंक की नोटिंग चार्जेस पे करेगी. टू बैंक कितना है बोलो? नोटिंग चार्जेस लिखा है मैंने 1125, 1125. हम उसको इंटरेस्ट भी लगाएंगे, इंटरेस्ट के लिए भी थप्पड़ मारेंगे. चुनीलाल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट. इंटरेस्ट इज माय इनकम. कितना इंटरेस्ट आया था रे? 400 का इंटरेस्ट आया था. सो हमें चुनीलाल से 3 चीजें लेनी है, 50,000, 1125 एंड 400 रुपीज इंटरेस्ट. ठीक है. आगे देखते हैं. किसी ने मुझे पिंक किया है, मैं वो चेक करता हूं तब तक. अच्छा, यहाँ पे लिखा नारायण रिक्वेस्ट. क्या मैडम? वो गलत रहेगा, फिर प्रिंटिंग एरर रहेगा. नारायण रिक्वेस्टेड टू रिन्यू, एक्चुअली चुनीलाल शुड रिक्वेस्ट. चुनीलाल होना चाहिए. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. आगे नंबर 6. सो टोटल कितना डेबिट किया? 50,000 बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस प्लस इंटरेस्ट. उसमें से जितना देगा, चेक के थ्रू दिया है ना उसने, बैंक अकाउंट डेबिट. बाकी का बिल दे देगा, बिल कम्स इन डेबिट. 2, चुनीलाल क्रेडिट. देखते हैं. टोटल 51,525 टोटल मिला के 51,525. उसमें से वो आपको चेक देने वाला है कितने का? 30,400 का.
चेक आएगा 30,400, इंटरेस्ट चेक में आने वाला है एंड नोटिंग चार्जेस बिल में आने वाले हैं 21,125। ड्यू डेट पे या ड्यू डेट के पहले ये जो नया बिल आया 21,125 वो भी बाउंस हो गया बिकॉज इंस्टॉलमेंट हो गया, तो उसकी एंट्री रिवर्स करेंगे। चुनीलाल अकाउंट डेबिट फिर से टू बिल्स रिसीवेबल 21,125 21,125 नया बिल बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया, उसमें से जितना मिलेगा ले लो। कैश अकाउंट डेबिट, बाकी बैड डेट्स हो जाएगा। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू चुनीलाल क्रेडिट 21,125 में से क्या लिखा है उन्होंने, 21,125 में से हमें 30% रिकवर्ड हुआ है, बाकी बैड डेट्स हुआ है। ठीक है, सो 21,125 से राइट 30% रिकवर हुआ है, सो 30% रिकवर हो जाएगा। ठीक है, 70% बैड डेट्स हो जाएगा। कोई मुझे पिंक करेगा 30% कितना आ रहा है? एनीवन निकालो, करो। तो कोई तो पिंक करो, कितना आ रहा है? अच्छा 30% आ रहा है 6,000, आई विल राउंड इट ऑफ 338। सो 7 1 कैरिड 4 8 1 कैरिड 4 7 1 कैरिड 7 मतलब ये आ जाएगा 14। चेक करो बराबर है क्या? सो यस देखते हैं। ठीक है, सो दिस इज कैश आ गई 6,338, बिल बैड डेट्स हो गया 14,787, 15 1 कैरिड 12 1 कैरिड 11 1 कैरिड 20 21 परफेक्ट। आगे इसके बुक्स में एंट्री डालता हूं, देखो पहले बिल एक्सेप्ट किया, चुनीलाल ने नारायण के फेवर में बिल एक्सेप्ट किया, नारायण अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल 50-50। फिर नारायण ने वो बिल डिस्काउंट किया, उससे चुनीलाल को कोई लेना देना नहीं है। ड्यू डेट पे चुनीलाल ने वो बिल क्या किया, बाउंस किया, डिसऑनर किया, बिकॉज वो बोलता है रिन्यू करो, पहले वाली एंट्री रिवर्स कर दो। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 50,000 टू नारायण अकाउंट क्रेडिट 50,000, ऊपर की एंट्री रिवर्स कर दी। अब हमें उसको नोटिंग चार्जेस भी पे करने हैं। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू नारायण अकाउंट क्रेडिट हाउ मच 1125 हमें उसको इंटरेस्ट भी पे करना है। इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस रहेगा, हम डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 400 टू नारायण अकाउंट क्रेडिट 400। आप बाजू वाली एंट्री कंपेयर करते चलो, नारायण आपको डेबिट कर रहा है 3 बार, इसलिए आप नारायण को क्रेडिट कर रहे हो 3 बार, समझा? आगे फिर हम उसको थोड़ा पेमेंट करेंगे, सेटल करेंगे उसका अकाउंट। नारायण अकाउंट डेबिट 51,000, कितना टोटल पे करना है 51,525। आप उसको चेक इश्यू करने वाले, इसलिए टू बैंक 30,400 का चेक देने वाले हो एंड रिमेनिंग अमाउंट का नया एक्सेप्टेंस देने वाले हो टू बिल्स पेएबल 21,125 का एक्सेप्टेंस। नंबर 7, फिर ये बिल भी डिसऑनर हो गया बिकॉज यू आप खुद इंसॉल्वेंट हो गए। फिर बिल्स पेएबल डिसऑनर की एंट्री आएगी, बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर नारायण, द न्यू बिल 21,125 21,125। एंड फिर इसमें से हम कुछ तो 30% पे कर पाए नारायण को 21,125 टू कितना पे कर पाए 30%, एंड बाकी हमारी डेफिशिएंसी होगी, हम पे नहीं कर पाएंगे। डेफिशिएंसी पे कर पाए 6,338, जो डेफिशिएंसी हो गई, जो पे नहीं कर पाए 14,787। दैट इज द इंटरेस्ट। एक बार इंटरेस्ट समझ में आ गए तो कुछ उस चैप्टर में कुछ रहता नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। ठीक है, सो दीज आर द इंटरेस्ट। ठीक है, 19 हुए ऑलमोस्ट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1.5 आवर ऑलमोस्ट डन है अपना। ठीक है, किसके डाउट से तो पूछते जाओ, ऐसे मत रहो कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चैप्टर हो जाएगा और फिर भी नहीं समझ में आएगा, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है,
रीजन इज वेरी सिंपल, दिस इज जर्नल एंट्री ओरिएंटेड चैप्टर। बहुत लोगों को जिनको एंट्री समझ में आ गया ना, इसके बाहर क्वेश्चन आएगा भी नहीं, यही एंट्रीज रहेंगे। अलग क्या एंट्री आएगी भाई, कुछ नहीं होगा। या तो बिल ड्रॉ होगा, फिर उसके बाद रिटेन होगा, या डिस्काउंट होगा, या एंडोस होगा, या कलेक्शन के लिए भेजा जाएगा, उसके बाद वो डिसऑनर होगा, फिर रिन्यू हो जाएगा, फिर या तो ऑनर होगा या इंसॉल्वेंट होगा, दोनों में से एक। यही फ्लो रहेगा एग्जाम पर्पस के लिए। समझ में आ रहा है? क्लियर है? सो किसके डाउट्स है तो आई विल टेक दोस डाउट्स। ठीक है, क्लियर है? ओके गुड, आई विल एंड द मीटिंग फॉर द डे। थैंक यू।